हेलो नमस्कार मेरे एजुकेशन मित्रों। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो लेसन नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट। इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जितना रिवीजन हो सकेगा इस क्लास के अंदर उतना रिवीजन नहीं, इसके सेकंड पार्ट में बाकी हम जो है इसका रिवीजन कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से आप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। और बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और टॉपिक जो हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। इस लेसन को पढ़ने से पहले वो सारे के सारे टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो इस लेसन के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो इस लेसन के अंदर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप लोग किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले उसके सारे के सारे पॉइंट यदि आप लोग के दिमाग में हैं तो आप अन्य बच्चों की तुलना में उस लेसन को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे, उस लेसन में ज़्यादा अच्छे से आप लोग नंबर ला पाओगे। और इसी के साथ हम लोग बहुत विस्तृत रूप से इस लेसन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फास्ट रिवीजन भी होगा ये, लेकिन चर्चा पूरी विस्तृत होगी क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चनों का समूह बहुत ज़्यादा एग्जाम में हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि वन लाइनर क्वेश्चन भी पूर्णतः आप लोग को लेसन में क्लास से मिल सके और बड़े क्वेश्चनों को भी हम लोग पूर्णतः कवर करते हुए चलेंगे। चलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले उन टॉपिकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो टॉपिक हम लोग को इस लेसन के अंदर पढ़ना है। बेटा सबसे पहला आप लोग को पॉइंट पढ़ना है अम्ल, एसिड। एसिड की सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एसिड की। उसके बाद में इनकी रिएक्शनें भी हम लोग देखेंगे, किन पदार्थों को हम लोग एसिड कहते हैं, आर्हेनियस संकल्पना क्या है इसकी। और आगे आर्हेनियस के अलावा आप लोग की ब्रांस्टेड, लोरी और लुईस भी आप लोग के सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन अम्ल की आप लोग की सिर्फ आर्हेनियस संकल्पना आप लोग की चलती है। बाकी अम्ल के बारे में अम्ल क्षारक और लवणों के बारे में तीन वैज्ञानिकों ने अपने विस्तृत चर्चाएँ दी। नेक्स्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्षारक के बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके मध्य हम लोग जो है तुलना भी करने वाले हैं। और अगला हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो तीसरा जो अम्ल और क्षारक के बाद में पॉइंट होगा वो आप लोग का जो पॉइंट होगा भाई इन दोनों के हम लोगों ने गुणों की व्याख्या की, अम्ल की गुणों की व्याख्या की और क्षार के गुणों की हम लोग व्याख्या करेंगे। इसके बाद में हम लोग अम्ल और क्षार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं भाई हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया। जनरली इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, इस वजह से मैं इसको है पॉइंटों में आगे की ओर ले रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथ में हम लोग देखेंगे कि बेटा ये अम्ल और क्षार है, अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेंगे, कौन सा यौगिक का निर्माण करेंगे, क्या बनाएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। साथ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का जो मुख्य रूप से पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्ल व क्षार की, अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ। एक तो आप लोग का धातु कार्बोनेट के साथ हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं बेटा ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम लोग हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अम्ल की हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं बेटा, कंप्लीट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में प्रॉपर्टीज में हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे तो अम्ल की प्रॉपर्टीज बेटा और हम पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल पूछ लेता है कि भाई प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण लिखो।
अगला ही नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि भाई हम लोग दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एसिड दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल की संकल्पना क्या है, परिभाषा क्या है। हम लोग बेस के बारे में भी पढ़ेंगे क्षारक के बाद में कि बेटा स्ट्रॉन्ग आप लोग का जो है बेस क्या होता है, प्रबल क्षारक क्या होता है, और आप लोग का वीक एसिड वो वीक बेस क्या होता है, मतलब दुर्बल क्षारक क्या होता है। इन सारे के सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम तो अम्ल और क्षार को पहचानने वाले, ठीक है, सूचक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सूचक है इनके हम लोग तीनों प्रकार के सूचक, इनको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। एक आप लोग का पहला आएगा आप लोग का बेटा गंधीय सूचक क्या होते हैं, जिनके एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। गंधीय सूचक के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। उसके अलावा प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, और प्राकृतिक सूचक के बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कृत्रिम सूचक। भाई हम लोग का कृत्रिम सूचक क्या क्या है, और इन कृत्रिम सूचकों के बाद में हम लोग आगे इस क्लास में यदि टाइम बचा तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बेटा पीएच स्केल को, कि पीएच स्केल क्या है, और साथ में हम लोग जो है वो पीएच स्केल के यूज भी पढ़ेंगे। पीएच स्केल के यूज, उपयोग पीएच स्केल के हम लोग बेटा यूज पढ़ेंगे। यूज के बाद में कुछ हम लोग जो है महत्वपूर्ण एसिड पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण एसिड जैसे चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, जैसे टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सेव के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा पीएच स्केल के बाद में हम लोग का जो अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, पीएच स्केल के बाद में धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग अभिक्रिया पढ़ लेंगे। और उसके बाद में आप लोग जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हो वो जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक को पढ़ने वाले हो। अगला पढ़ने वाले हो बेटा आप लोग का जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक मतलब अम्ल व क्षार जो है जलीय विलयन में किस प्रकार हम लोगों की ये रिएक्शंस करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। और यहीं इसी का एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग का, तनुकरण किसे कहते हैं। ये तनुकरण भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, तनुकरण को भी हम लोग इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा लवण परिवार। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लवण परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लवण परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, पहली आप लोग वो पढ़ने वाले बेटा हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इस लेसन के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोग का लवण परिवार में भी आप लोग जो पढ़ने वाले हो, एक आप लोग का विरंजक चूर्ण पढ़ने वाले हो कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये किससे निर्मित होता है, इसके विरचन की विधि क्या है, इसका यूज क्या है, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं हम लोग बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है ये किससे निर्मित होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग धोने का सोडा भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, धोने का सोडा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये धोने के सोडे के बारे में हम लोग इसके भी यूज के बारे में हम लोग है पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में आप लोग का जो लेसन का पॉइंट बचता है वो बचता है बेटा पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पीएपी के बाद में हम लोग जिप्सम को पढ़ने वाले हैं। और जिप्सम के बाद में जो है हम लोग वो क्रिस्टलन जल को पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ आप लोग का जो लेसन है उसके सारे के सारे पॉइंट मैंने आप लोग को बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये सारे के सारे लेसन को आप लोग फिर से देखें कि सबसे पहले बेटा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अम्ल पढ़ने वाले हैं। अम्ल की जनरली हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं, आरएनएस परिकल्पना इसकी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दुर्बल एसिड क्या होते हैं,
तो ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्षारक कहते हैं किसको है बेटा, अम्ल और क्षारक में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है, प्रबल क्षारक कौन से होते हैं, दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं। इन सब की बात करते करते हम लोग जो आगे है वो अम्ल और क्षारक की पहचान किन पदार्थों से की जाती है, उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। और इन सूचकों के बारे में हम लोग गंधीय सूचक क्या होता है, साथ में प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, कृत्रिम सूचक हम लोगों के कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो बेटा अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इनकी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हम लोग है अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग है वो एसिड पढ़ने वाले हैं। आगे देखो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, मतलब जल में अम्ल व क्षार किस तरह का व्यवहार करते हैं। उसके बाद में इसी का एक छोटा सा पॉइंट है बेटा आप लोग का तनुकरण, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो है ये सूचक हम लोग ऊपर ही देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग लवण परिवार पढ़ने वाले हैं। लवण परिवार की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है आप लोग की क्लोर क्षार अभिक्रिया ये पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में विरंजक चूर्ण जो है CaOCl2 इसके विरचन की विधि पढ़ने वाले हैं, इसके यूज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद में धावन सोडा जो धोने का सोडा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनके यूज क्या क्या होते हैं। और साथ में हम लोग जो हमारे अंतिम पॉइंट है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिप्सम जो होता है इसका हम लोग फॉर्मेशन पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, इसके विरचन की विधि क्या है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टलन जल है वो क्या होता है। इसी के साथ इस लेसन के सारे पॉइंट मैंने आप लोग को लिख दिए हैं बेटा। और पॉइंट मैं क्लास शुरू करने से पहले पॉइंट इस वजह से शुरू करता हूँ कि यदि बच्चे को ये पता हो कि इस लेसन के अंदर इतने सारे ये पॉइंट है, तो मुझे ये लगता है और ये सही भी है कि भाई अगर आप लोग को पॉइंट याद है ना और पॉइंट के बारे में थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो आप लोग को एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होता, किसी लेसन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होता। और चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कर देते हैं हमारी क्लास का शुभारंभ। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं वो एसिड पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ क्लास को यदि बेटा आप लोग जो है बार बार रिवीजन मारे इस क्लास का, और अगर आप लोग इसका बार बार 4 से 5 रिवीजन मारते हैं तो एक गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को कि इस लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। मुझे ये लगता है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को अभी और इसी क्लास में याद करवा देने वाला हूँ। दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्योंकि बच्चों को परेशानी क्या आती है, बच्चों को परेशानी जो आती है वो एग्जाम्पल्स में आती है, रिएक्शंस में उनको परेशानी आती है। और मैं सारे के सारे रिएक्शंस, सारे के सारे इसके फॉर्मेशन फॉर्मूले और सारे के सारे इसका जो कंटेंट है उसको मैं आप लोग को अभी याद करवा देने वाला हूँ। सारे के सारे महत्वपूर्ण इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सारों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले एसिड। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग को एक क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग इस क्लास को इतने अच्छे ढंग से लेने वाले हैं कि आप लोग यहाँ से सारी की सारी चीज़ें याद करने वाले हो। अभी अम्ल एसिड जनरली बेटा क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। लेकिन बेटा अब हम लोग 10th क्लास में, तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसकी ये जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बेटा, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा जो बात है बेटा, ये आप लोगों का जो नीला लिटमस पत्र है, नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन करके और लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हुई कि भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र बना देते हैं। साथ ही यदि आप लोग कभी इसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो तो आप लोग एक नाम याद रख सकते हो बेटा, अनिल, ठीक है। मैं बड़ा अनिल लिख देता हूँ, अनिल के अंदर छोटा नी लिख के अनिल, मतलब
ऐसे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बेटा अम्ल, नी से लिख सकते हो नीला, और लै से लिख सकते हो आप लोग लाल। तो आप लोग का एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि बेटा जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है या लाल बना देता है। जनरली हम लोगों का ये एसिड है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब बेटा हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी आरएनए संकल्पना क्या थी। अम्ल की जो आरएनए संकल्पना है, यह आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल की सर्वप्रथम अम्ल और क्षारक की व्याख्या की थी। आरेनियस संकल्पना हम लोग पढ़ते हैं। आरेनियस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, किस में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल के अंदर घोलने पर यदि वो H+ आयन मुक्त करते हैं, कौन से आयन, H+ आयन मुक्त करते हैं, वे पदार्थ आरेनियस के अनुसार अम्ल कहलाते हैं। ये H+ आयन क्या होते हैं, तो बेटा ये होते हैं आप लोग का हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन होता है, तो ये होता है आप लोग का हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम जो आयन है ये जनरली आप लोग का H+ आयन कहते हैं। वे पदार्थ, दोबारा से सुनो बेटा, वो पदार्थ जिन्हें हम लोग यदि जल में घोले तो जलीय विलयन में यदि वो H+ आयन मुक्त करे तो जनरली क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आरएनए संकल्पना होती है। अब हम लोग अम्ल व क्षार के एग्जाम्पल्स के, अम्ल के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। बेटा जो अम्ल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं उन्हें हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं H+ आयनों की सांद्रता के आधार पे। तो पहला जो होता है वो होता है बेटा आप लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल, और दूसरा जो होता है आप लोग का वो वीक एसिड होता है, मतलब दुर्बल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से जल में विलय हो जाते हैं, वे जो एसिड है वो आप लोग के प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब आप लोग उसको जल के अंदर डालो, एसिड को जल के अंदर डालो और वो जल के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाए, पूर्णतः विलय हो जाए, पूर्णतः घुल जाए, ऐसे एसिड को हम लोग जो कहते हैं वो प्रबल एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का दुर्बल अम्ल, दुर्बल एसिड। वे अम्ल जिनको आप लोग जल के अंदर घोलो बेटा तो वो आंशिक रूप से घुल पाता है, मतलब उसका कुछ भाग जो है वो शेष यदि बच जाता है तो आप लोग उस एसिड को क्या कहोगे, दुर्बल अम्ल कहोगे। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से विलय होते हैं वो तो आप लोग के दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से पूर्णतः विलय होते हैं वो आप लोगों के जो कहलाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल अम्ल में आप लोग बेटा एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप लोग याद करें। जैसे पहला अम्ल आता है आप लोग का HCl, दूसरा आता है आप लोग का बेटा HBr, आप लोग कह दो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तीसरा जो अम्ल है वो आप लोग का H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नेक्स्ट जो है आप लोग का HNO3, जिसे हम लोग बेटा कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो पहला अम्ल जो हो गया आप लोग का वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सेकंड जो प्रबल एसिड हो गया वो आप लोगों का जो हो गया वो HBr है, एक H2SO4 है और एक है HNO3। जनरली बेटा एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछता है, जिन चीज़ों का यूज सर्वाधिक होता है उन सारी की सारी चीज़ों को एग्जामिनर जो है वो पूछना ज़्यादा पसंद करता है। अब मुझे बताओ ये सारे के सारे जो एसिड है इनका खूब बहुतायत मात्रा में यूज होता है, इस वजह से इनके एग्जाम्पल्स वो आप लोग को पूछता है। अब मैं एक बार आप लोग के लिए इनके नाम और लिख देता हूँ। बेटा HCl है, इसको आप लोग कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। इसका नाम आप लोग बोलोगे बार बार तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा HBr है, वो आप लोग याद रह जाए तो कर देना, इसको आप लोग कहते हो बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये है, ये भी बेटा एक प्रबल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है। अगला जो आता है इसे आप लोग कहोगे बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग का हो गया। और नेक्स्ट जो आप लोग का हो गया वो हो गया बेटा नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक एसिड। हालांकि पूछते नहीं है इनके यूज क्या क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को कुछ प्रबल एसिड जो कि बहुतायत मात्रा में जिनका व्यापारिक ढंग से उपयोग किया जाता है उनके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। तो बेटा ये जो आप लोग का होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग बेटा दो चीज़ों में करते हैं। एक तो इसका उपयोग जो सीसा संचायक सेल होता है, जो बैटरी होता है, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और दूसरा, अगर आप लोगों से कभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी देश की औद्योगिक जो प्रगति है वो कौन से एसिड के आधार पे मापी जाती है, तो बेटा ध्यान रहे आप लोग को कि H2SO4 जो एसिड है वो जो जिस देश में जितना ज़्यादा खपत होगा उस देश की औद्योगिक प्रकृति का पता H2SO4 की खपत के आधार पे लगाया जाता है। मतलब जो देश जितना H2SO4 खर्च कर रहा है वो देश साइंस के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उतनी ही प्रगति पर है। ठीक है। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल का यूज जो होता है बेटा उर्वरक बनाने में सर्वाधिक किया जाता है। उर्वरक जो है आप लोग जो भूमि के अंदर डालते हो, फसलों के अंदर डालते हो, उर्वरक बनाने में नाइट्रिक एसिड का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग जो है एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये आप लोग के एक तो बेटा इसका जो यूज है वो एक तो देखो ये उदर में भी हम लोग का पाया जाता है। ठीक है, और उदर में पाया जाता है। और इसकी जो थोड़ी पीएच के बारे में बात करते हैं बेटा, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 0 होती है। मतलब ये एक प्रबल एसिड है। और साथ में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है बेटा ये तेजाब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो तेजाब के रूप में किया जाता है। साथ इसका जो नेक्स्ट प्रयोग है बेटा, इसके अंदर क्लोरीन होने के कारण कई बार हम लोग HCl का उपयोग जो है वो जीवाणु रोधक के रूप में भी करते हैं। मतलब हम लोग जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं है बेटा। अब साथ में हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा आप लोग दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या क्या होते हैं, तो दुर्बल अम्ल में आप लोग का जो याद रखे कि आप लोग चींटी और नेटल के डंक के अंदर पाया जाने वाला COOH जो आप लोग HCOOH कहोगे, ये आप लोग इसके दो नाम होते हैं। एक या तो बेटा आप लोग इसको फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हो कि ये फार्मिक अम्ल है, और दूसरा इसी का नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो यही होता है आप लोग का मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक एसिड या मैथेनोइक अम्ल इसी का नाम होता है। नेक्स्ट आप लोग इसके एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल याद रखोगे CH3COOH। ये CH3COOH है, इसे हम लोग बेटा या तो एथेनोइक अम्ल कह दो, चाहे फिर इसको हम लोग कह देते हैं एसिटिक अम्ल। जनरली सिरके के अंदर पाया जाता है ये एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आप लोग का जो एग्जाम्पल्स आप लोग इसके अंदर याद रखोगे वो रखोगे C6H5, ठीक है, और C+O+H। ये जो होता है आप लोग का वो होता है आप लोग का बेंजोइक एसिड। और ये जो बेंजोइक एसिड है ये भी आप लोग का दुर्बल एसिड की भांति ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स देखे, और भी काफ़ी सारे मैं एग्जाम्पल्स बताऊं तो बेटा नेक्स्ट जो आता है वो आता है आप लोग का H3PO4। ये H3PO4 है जो ये भी आप लोग का जो एक दुर्बल एसिड है। ठीक है, इसको फास्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फास्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है H3PO4 को। साथ में कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को लिखता हूँ, तो बेटा आप लोग H2SO3 भी लिख सकते हो, H2SO3। इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और आप लोग अगला ले सकते हो HNO2। इसको हम लोग कहते हैं बेटा नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को लिखा दिए हैं,
और अब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते। यदि आप लोग को याद रहता है तो बेहतरीन काम है कि आप लोग याद रखिए। दोबारा से हम लोग एक बार फिर से हम लोग फास्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि प्रबल और दुर्बल जो अम्ल है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एसिड के बारे में दोबारा से हम लोग सुने तो एसिड जो बेटा वे पदार्थ जो जनरली खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये लाल बना देते हैं। साथ ही हम लोग इनके बारे में अगर कहें तो इनकी आर्यनीय संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोनियम जो आयन है H+ आयन मुक्त करते हैं वो आप लोग के अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल के बारे में हम लोग देखेंगे तो आगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और साथ में अम्ल जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के आप लोग के अम्ल होते हैं। प्रबलता के आधार पे आप लोग इसको लिख भी सकते हो या H+ आयनों की सांद्रता के आधार पे हम इसको कह सकते हैं। तो ये आप लोग का जो अम्ल है, ये अम्ल आप लोग का जनरली 2 प्रकार का होता है। अभी मैंने आप लोग को बताया, एक आप लोग का होता है बेटा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है तो आप लोग प्रबल अम्ल के बारे में अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, पूर्णतः विलय होते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। और जो जल में आंशिक रूप से जो विलय होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल्स पुनः मैंने आप लोग को लिखा था कि आप लोग का HCl है, H2SO4 है, ठीक है, HBr है, HNO3 है, ये सारे के सारे आप लोग के प्रबल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में दुर्बल एसिड की बात करें तो दुर्बल एसिड में मैंने आप लोग को लिखाया था HCOOH है, मतलब फार्मिक एसिड है। CH3COOH है, मतलब एसिटिक अम्ल है। उसके बाद में C6H5COOH है, मतलब बेंजोइक अम्ल। अगला मैंने लिखाया था H3PO4, मतलब ये फास्फोरिक एसिड है। अगला मैंने लिखाया था H2SO3, ये लिखाया था मैंने। और नेक्स्ट जो आप लोग को लिखाया था वो लिखाया था आप लोग का HNO2। ये होता है आप लोग का सल्फ्यूरस और ये होता है आप लोग का नाइट्रस एसिड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को लिखाए थे। चलो हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा बेस की। फिर इनका हम लोग जो है इनके मध्य डिफरेंट भी देखेंगे। उसके बाद में आगे के पॉइंटों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा थोड़ी करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्षारक की। अगला जो पॉइंट आता है हम लोगों का वो आता है आप लोग का बेटा क्षारक, बेस। बेस के बारे में तो आप लोग कहोगे वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर बेटा कड़वे होते हैं या फिर कसीले होते हैं, जिन्हें हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है। लवण का जो स्वाद होता है वो बेटा खारा होता है, उसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन जो बेस होता है वो साबुन, मतलब साबुन को क्या खाया जा सकता है, नहीं ना। तो ये साबुन जो होता है ना, साथ ही ये जो होता है वो साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। साबुन के समान जो होते हैं वो चिकने होते हैं। कौन? क्षारक। अब आर्यनीय संकल्पना के अनुसार, ठीक है, आर्यनीय संकल्पना के अनुसार हम लोग देखेंगे तो वे पदार्थ जिन्हें जल के अंदर घोले तो OH- आयन दे, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन अगर जल में घोलने पर ये देते हैं तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ आप लोग के क्षारक कहलाते हैं। क्षारक जो होता है, यदि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र का रंग नीला बना देते हैं। तो ये हो गई इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। पहला याद करोगे, स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, कसीले होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, ये आर्यनीय संकल्पना है इसकी। उसके अलावा लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स में जो है हम लोग प्रबल अम्ल, पहला जो आप लोग अम्ल लिखोगे वो लिखोगे बेटा आप लोग प्रबल सार। और दूसरा जो सारक लिखोगे बेटा वो आप लोग लिखोगे दुर्बल सारक। तो हम लोग जनरली देखते हैं बेटा प्रबल सारक में आप लोग पहला नाम जो याद रखोगे वो आप लोग का याद रखोगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होगा इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा।
दूसरा जो है वो NaOH आप लोग याद रखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला बेटा आप लोग LiOH भी याद रख सकते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट आप लोग जो याद रखोगे, ठीक है, वो याद रखोगे BaOH का होल ट्वाइज, जिसे हम लोग कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है और मैं आप लोग को 4 एग्जाम्पल्स याद करवा रहा हूँ। दोबारा से याद करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 के 4 जो है वो प्रबल बेस है, प्रबल सारक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा दुर्बल सारक की। तो दुर्बल सारक में जनरली आप लोग का आता है पहला MgOH का होल ट्वाइज, और याद रखें बेटा इसी को आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बेटा इसी का दूसरा जो नाम होता है, कई बार एग्जाम ने पूछा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको ही कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग बेटा, तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इनो के रूप में ये आता है, तो इनो के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइज। साथ में हम लोग देखते हैं बेटा CaOH का जो होल ट्वाइज है, ये भी आप लोग का क्या है? एक दुर्बल क्षारक है। इसका नाम बोले तो इसका नाम होगा बेटा आप लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नाम होगा वो होगा आप लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो यूज किया जाता है वो बेटा मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, इसका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, और इसका किया जाता है आप लोग का मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। अगला जो आप लोग का एग्जाम्पल है वो है आप लोग का NH4OH, मतलब अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी आप लोग का एक दुर्बल बेस है, एक दुर्बल सारक है। तो आप लोग इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल्स याद रखोगे कि बेटा मैग्नीशियम आप लोग का हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम आप लोग का हाइड्रोक्साइड आ गया, और NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे आप लोग दुर्बल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलो भाई, हम लोगों ने अम्ल पढ़ा और साथ में हम लोगों ने सारक भी पढ़ लिया। यदि आप लोगों से एग्जामिनर अम्ल व सारक के बारे में एग्जाम्पल्स तो पूछता है तो आप लोग एग्जाम्पल्स दे, और कई बार आप लोगों से अंतर पूछ लेता है। तो बेटा अभी जनरली हम लोगों ने अम्ल व सारक का अंतर पढ़ा ही है, और हम लोग पुनः इनका अंतर देख लेते हैं कि एसिड का, ठीक है, एसिड, एसिड, और दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग क्षारक, मतलब बेस। पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि बेटा ये जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो आप लोग अंतर लिखोगे। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या फिर कसीले होते हैं और साबुन के समान चिकने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। पहला डिफरेंट आ गया, पहला अंतर आप लोग का आ गया। दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये बेटा नीले लिटमस पत्र को का जो रंग है वो लाल लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को क्या बना देते हैं? ये नीला बना देते हैं। सेकंड आप लोग डिफरेंट इसका लिखें। तीसरा जो है बेटा जल में घोलने पर ये H+ आयन देते हैं। ठीक है, जल में घोलने पर ये H+ आयन देते हैं, और इन्हें आप लोग जल में घोलोगे तो ये OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। चौथा, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग लिखो। तो बेटा अम्ल व क्षारक के बारे में पूछ रहा है, प्रबल दुर्बलता की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा HCl है, ठीक है, H2SO4 है, या फिर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे कि भाई HNO3 है। साथ में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, HCWH है,
ये 4 हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिखे, अम्ल के एग्जाम्पल्स लिख दिए। साथ ही सारक के हम लोग एग्जाम्पल्स लिख देते हैं कि सार क्या होता है, तो हम लोग लिख देते हैं KOH लिख देते हैं, NaOH लिख देते हैं, इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइज लिख देते हैं, MgOH का होल ट्वाइज लिख देते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो इनके मध्य क्या पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया। कभी अंतर भी पूछे तो मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ आप लोगों को छोड़ूं ना, मैं पूरी तरीके से इस लेसन को कवर करूं ताकि मैं इसका डिफरेंट भी बता सकूं। बेटा आप लोगों को डिफरेंट बताया कि अम्ल और सार के अंदर आपस में क्या डिफरेंट है। इस डिफरेंट से आप लोगों की 2 चीज़ें निकल के आएगी, एक तो आप लोग का लेसन है उसका कंटेंट भी अच्छा रहेगा, और आप लोग को अम्ल व सारक के बारे में अगर डिफरेंट पता है तो आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से, इनके गुणों के बारे में व्याख्या कर सकते हो। साथ ही अब बात आती है, हम लोगों ने अम्ल भी पढ़ लिया, हम लोगों ने सार पढ़ लिया, और हम लोगों से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को ये लाल बना देते हैं। सार में हम लोगों ने पढ़ा स्वाद में कड़वे कसीले होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। लेकिन बेटा इनकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी, तो इनकी पहचान हम लोग किसके द्वारा करेंगे, ये हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो बेटा वे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल व सार की पहचान की जाती है, जनरली हम लोग उनको सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक। वे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल व सार की पहचान की जा सकती है उसे हम लोग सूचक कहते हैं। अब ये जो सूचक है, ये सूचक होते हैं 3 प्रकार के। पहला जो आता है बेटा आप लोग का गंधीय सूचक आता है, मतलब यदि गंध के आधार पे पता लगाया जाए गंधीय सूचक, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें तो वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व सारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जनरली गंधीय सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व सारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है वो आप लोग का गंधीय सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं बेटा आप लोग को प्राकृतिक सूचक। कई बार एग्जाम ने पूछा है कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्राकृतिक सूचक। वे पदार्थ जो हमें, ठीक है, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, मतलब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो आप लोगों के प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का आता है वो आता है बेटा कृत्रिम सूचक, या इन्हें संश्लेषी सूचक भी कहते हैं। कृत्रिम सूचक हम लोग कह सकते हैं बेटा मानव निर्मित जो सूचक होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए जो सूचक होते हैं, अम्ल व सार की पहचान करने वाले जो सूचक हैं उन्हें आप लोग कृत्रिम, तो ये मानव द्वारा निर्मित सूचक होते हैं, वो आप लोग के कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। तीनों सूचक हम लोगों ने देखा बेटा। इसके आधार पे देखो, ये गंध के आधार पे, मतलब यहाँ पे अम्ल व सार का पता गंध के आधार पे किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ गंध और जो अम्ल व सारक का पता है वो आप लोग का रंग के आधार पे किया जाएगा, और यहीं पे भी कृत्रिम सूचक भी अम्ल व सारकों की जो पहचान है वो रंग के आधार पर ही करते हैं। अब गंधीय सूचक के हम लोग कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे आप लोग प्याज पढ़ते हो, प्याज एक गंधीय सूचक है। दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा वो वैनिला पढ़ते हैं, और वैनिला के बाद में तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल्स वो पढ़ते हैं हम लोग लौंग का तेल। लौंग का तेल। अब आप कहोगे सर इनसे इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, आप तो ये बताइए। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बेटा प्याज है, प्याज को आप लोग क्या करो, फ्रीजर के अंदर शाम को काटो और उसको फ्रीजर के अंदर रख दो। अब होगा क्या कि सुबह आप लोग उसको निकालोगे, प्याज के कुछ टुकड़े आप लोग एसिड के अंदर डालो, अम्ल के अंदर डालो, और कुछ टुकड़े डालो आप लोग सार के अंदर। अब आप लोग देखोगे दोनों को वापस निकाल लिया जाए, अम्ल व सार के विलयन में से इनको धो लिया जाए, उसके बाद में इनकी गंध सूंघा जाए तो दोनों की गंध जो है अलग अलग होती है। लेकिन मतलब जो अम्ल आप लोगों का है वो यदि यानी जो आप लोग का टुकड़ा आप लोगों ने प्याज का टुकड़ा एसिड के अंदर डाला है उसमें अलग प्रकार की गंध आएगी, जो टुकड़ा आप लोगों ने बेस के अंदर डाला है उसमें अलग प्रकार की गंध आएगी। इस वजह से गंध के आधार पे अम्ल व सारकों की पहचान की जा सकती है। आप लोग को लिए इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें।
प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं या प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। पहला जो प्राकृतिक सूचक आता है वो आता है बेटा आप लोग का हल्दी, टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा देखते हैं हम लोग बेटा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो है वो पेड़ों की छालों से बनाए जाते हैं, ये भी आप लोग का क्या होता है, तो लिटमस पत्र भी आप लोगों का एक प्राकृतिक सूचक है। और साथ में हम लोग जो है एक और बोल सकते हैं थैलोफाइटा, ये भी हम लोगों का थैलोफाइटा की पत्तियों का उपयोग भी इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग से पूछा जा सकता है, 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तीनों से श्योर है 110%, ठीक है 100% यहाँ से तीनों में से एक पूछा ही जाएगा। इसमें आता है पहला बेटा मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज जो है वो मानव निर्मित सूचक है, ये आप लोग का मैथिल ऑरेंज है, इसे आप लोग कृत्रिम सूचक कहोगे। और दूसरा कृत्रिम सूचक आप लोग का आता है वो आता है आप लोग का फिनोप्थेलिन, ठीक है। फिनोप्थेलिन भी आप लोग का जो है वो कौन सा सूचक है बेटा, तो ये फिनोप्थेलिन भी आप लोग का कृत्रिम सूचक है। चलो हम लोगों ने सूचक पढ़ा। सूचक क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सूचक वे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल व क्षार की पहचान की जा सकती है, पहचान की जाती है, वो आप लोग के सूचक कहलाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होंगे, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक और आप लोगों के कृत्रिम सूचक। गंधीय सूचक के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े, प्याज पढ़ा, वेनिला पढ़ा या लौंग का तेल पढ़ा। उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट प्राकृतिक सूचक में हम लोगों ने हल्दी पढ़ा, लिटमस पत्र पढ़ा, साथ में थैलोफाइटा पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने जो कृत्रिम सूचक है उसके अंदर मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन जो है कृत्रिम सूचक है। इसी के साथ इस लेसन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि सूचक आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। चलो बेटा, इसी सूचक के बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अम्ल व क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में। अब यहाँ से इस लेसन का अभिक्रिया वाला पार्ट, रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेसन का रिएक्शंस वाला जो पार्ट है ये शुरू करने वाले हैं, अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहला पढ़ते हैं बेटा हम लोग अम्ल व क्षार की, मतलब धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल व क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। चलो बेटा, सबसे पहले देखेंगे बेटा कोई भी आप लोग का जो अम्ल होता है वो याद रखे, जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में एक तो आप लोग को प्राप्त होता है लवण, और साथ में दूसरी चीज़ जो आप लोग को प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है आप लोग को हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस आप लोगों को प्राप्त होती है। चलो बात कर लेते हैं हम लोग अम्ल में। एक अम्ल ले लेते हैं HCl इसके एग्जाम्पल्स के रूप में। HCl को बेटा आप लोग जल के अंदर घोल लो और साथ में इस HCl के विलयन के अंदर आप लोग एक मेटल डाल दो, जिंक। अगर आप लोग इसके अंदर जिंक डालोगे तो अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे जो बनेगा वो ZnCl2 बनेगा, मतलब जिंक क्लोराइड। एक आप लोग का लवण बनेगा जिंक क्लोराइड, ये लवण बन गया। और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो आप लोग की मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप लोग का एग्जाम्पल्स है वो है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। जनरली याद रखें 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग का यहीं से आ सकता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो याद रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके। एक और यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल्स ले तो बेटा H2SO4 की अभिक्रिया हम लोग इसी Zn धातु के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो लवण के रूप में प्राप्त होगा वो ZnSO4 प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो आप लोगों की मुक्त हो जाने वाली है। साथ में जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनकी अवस्था हम लोग साथ में लिखते हैं। इसको जलीय विलयन में घोला गया था, इस वजह से एक्वाइस की हम लोग अवस्था लिखेंगे। धातु सॉलिड होती है, मतलब Zn सॉलिड है, ZnCl2 लवण है, ये भी आप लोग को सॉलिड अवस्था में प्राप्त होगा। और साथ में हाइड्रोजन जो है वो आप लोग की गैस है। नीचे भी इसको जलीय विलयन में
घोला गया एक्वा एस, साथ में इसकी अवस्था सॉलिड है, इसकी भी सॉलिड लिखोगे और इसकी लिखोगे गैस। तो बेटा आप लोग को समझ में आया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, और HCl Zn के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार जो H2SO4 है, अगर इसकी मैं जिंक के साथ अभिक्रिया कराऊं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा। ये जिंक सल्फेट ये भी आप लोग का क्या है, लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब इसी श्रृंखला में हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सार की धातु के साथ अभिक्रिया। और बेटा ध्यान रखें, सारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्रदान करते हैं। ठीक है, सारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके, याद रखें इंपॉर्टेंट है, सारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, मतलब अम्ल और सारक दोनों धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं। अब बेटा सारक में आप लोग ले लो NaOH, नाम बोलो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की यदि आप लोग Zn के साथ अभिक्रिया करवाते हो, जिंक एक मेटल है, जिंक मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोग को प्राप्त होगा लवण, वो प्राप्त होगा Na2, ठीक है, ZnO2। इसका नाम होता है बेटा सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। ये आप लोग का लवण प्राप्त होगा, और साथ में बेटा जो है वो हाइड्रोजन गैस आप लोग की क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये इसका पहला एग्जाम्पल्स है। ठीक है, संतुलित करोगे तो इधर 2 लगा दोगे। तो आप लोग देखोगे अम्ल हो चाहे सारक, धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग चाहे तो एक और एग्जाम्पल्स हम लोग है वो अम्ल और सारक का ले सकते हैं। आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल्स काफ़ी है एग्जाम के लिए, और हम लोग की किताब के अंदर जो एग्जाम्पल्स है उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, फास्ट रिवीजन है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को फास्ट चलना ही पड़ेगा। और वैसे मैं आसानी से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इस लेसन को आसानी से पढ़ाने का कारण है कि आप लोग को अच्छे ढंग से ये समझ में आ सके, ये लेसन आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ सके। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अम्लों की। ठीक है, अम्ल व सारकों की, अम्ल व सारकों की। एक तो पढ़ने वाले हैं बेटा आप लोग धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और दूसरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग धातु बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, कार्बोनेट। तो हम लोग 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ, और दूसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसको लिखा जा सकता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इनकी अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो रिएक्शन की श्रृंखला में पढ़ी वो सबसे पहले पढ़ी कि अम्लों की धातु के साथ, अम्ल व सार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, और साथ में धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं। चलो हम लोग पहला बेटा देख लेते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो Na2CO3, नाम बोलो तो इसका नाम जो होगा सोडियम। जनरली आप लोग को एक मैं नाम देना सिखाता हूँ। देखो, जब भी आप लोग का SO4 हो, SO4 ये अगर किसी भी धातु के पीछे लगा है, इसका मतलब इसका नेम होता है सल्फेट। आप लोग सल्फेट कह दोगे, मतलब यदि इसके आगे जिंक लगा हुआ है तो जिंक सल्फेट कह दोगे, कॉपर लगा हुआ है तो इसके आगे आप लोग कॉपर सल्फेट कह दोगे। जो भी मेटल्स लगी हुई है आप लोग उसका नाम इसको दे दोगे। दूसरा, अगर किसी के पीछे भी CO3 लगा होता है तो इसका मतलब होता है बेटा कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। अगर इसके पीछे CO3 लगा है जिसका मतलब इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अभी सोडियम कार्बोनेट की हम लोग जो है वो एसिड के साथ रिएक्शंस करवाने वाले हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। जब भी ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जब भी आप लोग का अम्ल के साथ मतलब HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सबसे पहले देखो
और Cl दोनों मिलके लवण बना लेंगे आप लोग का NaCl। साथ में जो आप लोग को देगा वो देगा बेटा एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा CO2, और साथ में आप लोग इसको संतुलित करोगे तो जल बनेगा। तो ध्यान रखें, अम्ल जो है वो जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे आप लोग को है, इसको आप लोग कह सकते हो बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, टेबल साल्ट के नाम से इसको भी जाना जाता है, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल भी है। अम्ल जब भी रिएक्शंस करता है, अब इनकी आप लोग यदि कंडीशन लिखो तो बेटा ये धातु कार्बोनेट है, सॉलिड अवस्था में इसको पानी के अंदर घोलोगे तो ये बेटा एक्वा अवस्था में होगा, NaCl सॉलिड होगा और ये गैस होगा, और यहाँ पे आप लोग जल को ये लिक्विड अवस्था में होगा। ओके, तो आप लोग देखोगे जब भी आप लोग का धातु जो कार्बोनेट जो होता है वो अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो आप लोग का सोडियम क्लोराइड मतलब लवण बनाता है, लवण के साथ आप लोग की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ में आप लोग का जो बनाता है वो जल बनाता है। इसी प्रकार जस्ट आप लोग देखोगे बेटा, अब इसको आप लोग अगर अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो यहाँ पे देखो सोडियम की संख्या मतलब यहाँ पे जो धातु है, धातु की संख्या सोडियम धातु की संख्या 2 है, और इधर सोडियम धातु की संख्या 1 है, तो इसके आगे आप लोग 2 लगाओगे। कौन सी विधि लगा रहे हो? हिट एंड ट्रायल विधि। अब आप लोग देखोगे तो बेटा Cl की संख्या 2 हो गई, इधर Cl की संख्या 1 है, तो इसके आगे आप लोग 2 लगा दोगे। ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। चलो अब हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो NaHCO3, और यही बेटा जनरली आप लोग का खाने का सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसकी हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे उसी एसिड के साथ। तो यहाँ से देखिए वही आप लोग का बेटा NaCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl प्राप्त हो जाएगा। ये CO3 का विखंडन हो जाएगा, इसका एक जो ऑक्सीजन का अणु है ये तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और एक जो ऑक्सीजन का अणु है मतलब 2 ऑक्सीजन का अणु है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का जो बनेगा, एक तो बनेगा आप लोग का CO2, और दूसरा जो आप लोग का बनने वाला है वो बनने वाला है आप लोग का H2O। और साथ में अब इस अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं बेटा संतुलित करने का। यदि हम लोग इस अभिक्रिया को प्रयास करते हैं तो हम लोग आराम से इसको संतुलित भी कर पाएंगे। चलो सबसे पहले इसकी अवस्था लिखेंगे तो NaCO3 ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, इसको आप लोग एक्वा फॉर्म में लिखोगे, जल के अंदर घोल के लिखोगे, ये आप लोग का सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आप लोग का गैस फॉर्म में होगा, और ये भी आप लोग का, ठीक है, H2O जो है वो आप लोग का लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जब भी याद रखें धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये जब भी एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और लवण के साथ हम लोग देखते हैं तो ये CO2 गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, और साथ में आप लोगों को H2O गैस मुक्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर सेंड करें कि शुष्क जो बर्फ़ है उसके नाम से किसको जाना जाता है। तो हम लोगों ने अम्ल व क्षार की अभिक्रिया पढ़ ली, साथ में अगला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अम्ल व क्षार की आपस में जो रिएक्शंस करके वो क्या निर्माण करते हैं, किसका निर्माण होता है, मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। चलो बेटा अब हम लोग अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो हम लोग एक प्रबल एसिड ले लेते हैं, हम लोगों ने ले लिया HCl एक प्रबल एसिड है, और साथ में एक प्रबल हम लोग जो है क्षार ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने NaOH। तो याद रखें अम्ल और क्षार परस्पर मतलब आपस में अभिक्रिया करके, और बेटा इनके दोनों के गुण खो देते हैं, मतलब अम्ल जो है वो अपना अम्लीय गुण त्याग देता है और क्षार अपना क्षारीय गुण त्याग के, और यहाँ पे उदासीन लवण का निर्माण करते हैं NaCl, ठीक है, इसे आप लोग कहोगे सोडियम क्लोराइड, उदासीन हो जाते हैं। और साथ में देखोगे बेटा आप लोग का H2O बनेगा, जल बनेगा। तो याद रखें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो बेटा एक तो बनाते हैं लवण
और साथ में बनाते हैं आप लोग के जल। अब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से क्यों जाना जाता है? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके वो अपने गुण खोकर उदासीन हो जाते हैं। अपने गुण खोकर उदासीन हो जाने के कारण, उदासीन आप लोग का दोनों, देखो दोनों चीज उदासीन बनेगी, लवण भी उदासीन बनेगा और साथ में जल भी उदासीन बनेगा। तो ये अपने गुण खो के उदासीन हो जाते हैं। वो यही कारण है कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथ में हम लोग देखते हैं बेटा जलीय विलयन में अम्ल व क्षार। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आप लोग का वो है जलीय विलयन में अम्ल व क्षार। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग जलीय विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार मतलब अम्ल को और क्षार को जल में घोलेंगे तो क्या निर्मित होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो बेटा, यदि आप लोग HCl को जल के अंदर घोलोगे, वाटर के अंदर घोलोगे, डायरेक्ट में वाटर के अंदर घोल देता हूँ, इसके नीचे एक्वा कंडीशन लिख देता हूँ, येलो। यदि अम्ल को जब भी आप लोग जल के अंदर घोलोगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो H3O प्लस आयन बनेगा और साथ में आप लोग का है वो Cl माइनस आयन बनेगा। अब ये क्यों निर्मित हुआ H3O प्लस आयन? तो मैं आप लोगों से कहता हूँ बेटा, जल के अंदर जो होता है ना, H2O जल का फॉर्मूला होता है। जल के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है H प्लस आयन और दूसरा होता है OH माइनस आयन। ये जल के अंदर होते हैं। अब HCl जो है, HCl का भी विखंडित होता है, विखंडन हो जाता है जल के अंदर HCl के अंदर। HCl के अंदर दो आयन होते हैं, एक होता है आप लोग का H प्लस और दूसरा जो आयन होता है वो होता है आप लोग का Cl माइनस। ये जो H प्लस है ये जल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जल के साथ पूर्णतः जुड़ जाता है, मतलब H2O है, जल के पास दो आप लोग के H प्लस आयन है और तो तीसरा H प्लस आयन इससे ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या नाम है बताओ? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। चलो बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारक को जल में घोलने वाले हैं। तो क्षारक में हम लोग NaOH को ले लेते हैं। बेटा ये जब भी NaOH है, यदि आप लोग इसको वाटर के अंदर डालोगे, मतलब यहाँ पे एक्वा लिख दो, चाहे इसके ऊपर आप लोग चाहो तो जल भी लिख सकते हो, H2O का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो ये टूट जाएगा किसमें? Na प्लस में और OH माइनस में, मतलब ये टूट जाएगा आप लोग का Na प्लस में और साथ में टूट जाएगा ये OH माइनस के अंदर। तो अम्ल जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, क्षार जलीय विलयन में, ठीक